हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 2 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट अ लाइन टू काबुल। इस आर्टिकल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने अपनी जो प्रेसिडेंटशिप थी उसकी लास्ट डे को, क्योंकि अगस्त इंडिया प्रेसिडेंट रहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें एक रेजोल्यूशन पारित करवाया गया जिसमें एक तो तालिबान को एक रिकॉग्निशन मिलने का सा आप कह सकते हो कि जिसमें ये कहा गया कि तालिबान अब टेक ओवर कर चुका है अफ़गानिस्तान में, बट तालिबान ये चीज़ इंश्योर करे कि अफ़गानिस्तानी ज़मीन का टेररिस्ट पर्पजेज़ के लिए यूज़ ना हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है। दूसरा, आर्म्स एंड द नेशन, कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोग रहते हैं और उनके वहाँ पर आर्म्स रूल्स हैं वो बड़े डिफरेंट और वेरी करते हैं। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए पर भी कभी ये भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ठीक है, 13 कॉलोनीज, फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते आज 50 स्टेट्स हो चुके हैं, पर शुरुआत में तो देखो 13 स्टेट्स ही हुआ करते थे, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया पर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, बट एक तरफ तो यूएसए में बहुत ज़्यादा लिबरल रूल्स हैं इनके आर्म को रिटेन करने के, जो भी वेपनरी है उनको रखने के लिए, जबकि हमारे यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और हमारे यहाँ पर कॉमन मैन के पास में हथियार नहीं मिलते हैं। तो इसके पीछे वजह। दूसरा, अभी अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी इनके पास में इतना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया अमेरिका के द्वारा, उसके बावजूद ये सिक्योरिटी फोर्सेस फेल हो गई और उधर तालिबान और आईएसआईएस का जो दूसरा धड़ा है आईएसकेपी या अलकायदा, इनके पास में आर्म्स की कभी कमी नहीं आती है। तो एक इक्वेशन है, कुछ सिनेरियो है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट में एक बार देखेंगे इसको। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके लिए इजराइल में बहुत कुछ हो रहा है और इजराइल से हम लर्न कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, देखेंगे क्या क्या है वो। इसके अलावा अफगानिस्तान इजंट लॉस्ट, इसमें पूरा सिनेरियो बताया है कि अमेरिका में अभी जो बाइडन के ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाला जा रहा है कि जी यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात जो बाइडन ने की थी या फिर जो बाइडन ने जल्दबाजी कर दी। ये बात तो देखो 2013 में बराक ओबामा ने अनाउंस कर दिया था, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी उसी लाइन पे थे, जो बाइडन ने भी वही किया। ओके, तो ये तो एक होने वाली बात थी, इसमें डाउट नहीं है, पर अभी भी क्या तालिबान रिजीम लंबे समय तक टिकेगा, उस बात को लेकर के बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ के लोगों के दिमाग में अभी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, वो तालिबान के रिजीम को तो अभी अब पहले भी एक्सेप्ट अच्छे से नहीं किया था और अभी भी एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो देखते हैं कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट सॉल्यूशंस। आर्टिकल को यहाँ पे लिखा है रोनी येदिदाक्लीन और लायोड असफ ने। देखो, बताया जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन क्लाइमेट क्राइसिस की बनी हुई है उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसके एग्जांपल आप देखो कि जर्मनी और वेस्टर्न यूरोप में मैसिव फ्लड्स का आना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। इसके अलावा अभी मॉनसून रेंज के चलते इंडिया में एक पूरा गांव बह जाता है। इटली में हेलस्टोन्स, बर्फ के गोले गिरते हैं, आप देखो ओले पड़ते हैं बारिश के साथ में। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर सडन वाइल्ड और रेनी वेदर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सर्दिनिया, ग्रीस, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साइबेरिया, ये ऐसे रीजन्स हैं वहाँ पर वाइड स्प्रेड फायर्स देखी गई थी। कैलिफोर्निया और कनाडा, यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया। ग्लोबल टेम्परेचर की अगर बात करें तो 2021 में, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड है कि अभी तक 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो राइज हो चुका है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। तो अब आप देखो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में तो बात ये हुई थी कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को ज़्यादा राइज नहीं होने देंगे 21वीं शताब्दी, मतलब 2100 आते आते हैं, 2100 आते आते हैं। पर रियलिटी क्या है कि जो एक स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मिली हुई थी, जिसमें ये था कि हम कैसे भी करके टेम्परेचर जो है अर्थ प्लेनेट का, उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देंगे, पर ये विंडो अब धीरे धीरे बंद होती चली जा रही है। यह अभी रिपोर्ट में बताया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2021 में, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में सीधा सा रिलीज किया है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और वार्निंग्स, कैविएट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हमने
हमारी लाइफस्टाइल और हमारी इकोनॉमीज को इस तरीके से नहीं तैयार किया जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके या फिर प्लेनेट के लिए फ्रेंडली हो, तो ये मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, नहीं तो प्लेनेट के लिए प्लेनेट का क्लाइमेट, नेचर और एनवायरनमेंट ये अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर बाद में ह्यूमन की कोई डिग्निटी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो चेंज देखो डिफ़िकल्ट है नो डाउट, पर हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पीयर से भी सीखने की ज़रूरत है। आज हम अगर डेवलपमेंट का नाम लेकर के मटीरियलिस्टिक अप्रोचेज में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर है कि अगर हम हमारे यहाँ पर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ नहीं डेवलप करेंगे तो आसपास वाले देश हैं वो हमें परेशान कर देंगे। अगर हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इनको हमने नहीं बढ़ाया तो आसपास वाले देशों से हम कैसे compete करेंगे? तो पीयर प्रेशर ही तो है। एग्जैक्टली पीयर लर्निंग के ऊपर भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना, कि जिन कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज या फिर इनोवेटिव मैनर में कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं तो उनका हम यूज़ हम भी तो कर सकते हैं, वैसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं या वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जो टारगेट है ज़ीरो एमिशन इकोनॉमी बनाने का 2050 तक, तभी जाकर इस टारगेट को अगर अचीव किया जाए ना, तब जाकर के ये मान के चलो आप कि ये क्लाइमेट चेंज का जो सिनेरियो है, ये कैटास्ट्रॉफ्स हैं, इनको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देखो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात करें, अगर इसको भी हम कम करना चाहते हैं, आज का जो लेवल है उसका जस्ट 50% भी करना चाहे तो हमें अभी बहुत सारे रेडिकल कदम उठाने की ज़रूरत है। इंडिया खुद देखो ये चीज़ें फेस कर रहा है, जैसे कि हिमालयन ग्लेशियर्स हैं जहाँ से बहुत बड़ी रिवर्स हमारे वहाँ से ओरिजिन होती हैं, या फिर जो ग्राउंड वाटर है, एक्विफर्स में स्टोर्ड वाटर है, वो लगातार डिप्लीट होता चला जा रहा है। और हर दिन या हर महीने के अंदर आप मानो मिलियंस ऑफ इंडियंस क्या हो रहे हैं, अलार्मिंग रेट के साथ में वाटर स्कैर्सिटी का सामना कर रहे हैं। पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ती चली जा रही है। क्लाइमेट चेंज देखो जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और उसका रिजल्ट होगा सी लेवल राइज होना, और जो कोस्टल जोन में जो लो लेइंग रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं, गांव हैं या फिर जो भी सिटीज़ हैं, वो डूबना शुरू हो जाएगी, सबमर्ज होना शुरू हो जाएगी। स्टॉर्म्स लगातार आते रहते हैं, सी लेवल राइज होगा तो आसपास की जो कोस्टल रीजन में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए टेंशन की कमी अब नहीं होगी, वो बढ़ती ही जा रही है और बढ़ेगी इस तरीके से। तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, चाहे फ्लड्स हो चाहे ड्रॉट्स हो। इसका इम्पैक्ट देखो इंडियन एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी और जो प्रॉस्पेरिटी हम इंश्योर करने की बात कर रहे हैं रूरल कम्युनिटी की, इन सब पर इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर पिछले कुछ दशकों की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर फोकस ही इन्हीं चीज़ों पर रहा है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, पुअर्टी रिडक्शन, है ना, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें। अब आप एक तरफ तो ये डेवलपमेंट का नाम लेकर के इधर प्रोग्रेस कर रहे हो और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के चलते इस तरीके के एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं, कभी फ्लड्स कभी ड्रॉट्स, तो इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स को वो वहाँ पर नलीफाई कर देगा। तो आपको डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को हैंड इन हैंड, दोनों को साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप एक तरफ गरीबी ख़त्म करना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आपने एनवायरनमेंट को अगर थोड़ा बहुत भी प्रोटेक्शन नहीं दी तो उसका लॉस फिर सबसे ज़्यादा गरीबों को ही होता है। तो वैसे तो इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तक किया है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, चाहे आप बात करो सोलर विंड या बायोमास, वेस्ट बेस्ड या हाइड्रो पावर एनर्जीज़ में, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम 450 गीगावाट तक का इंस्टॉलेशन अचीव कर लेंगे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में। पर वही चीज़ है, क्या ये अप टू द मार्क है? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनमें एक तो है डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं होना है। दूसरा फूड सिक्योरिटी, अभी भी बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखो हंगर इंडेक्स में इंडिया कितना पुअर परफॉर्म करता है। वाटर सस्टेनेबिलिटी, वो भी हम वैसे ही फेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मोर और लेस कवर्ड हैं SDGs में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनमें। तो देखो इंडिया के लिए हमारे यहाँ पर इज़राइल एक अच्छा लेसन अवेल कराता है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इज़राइल एक डेजर्ट एरिया है, एरिड रीजन है जहाँ पर रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी आज देखो कि वहाँ पर एग्रीकल्चर को उन्होंने सस्टेनेबल बनाया है कि जो भी वेस्ट वाटर है उसका 90% तक रिसाइकिल कर लिया जाए। ठीक है, साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो डिसैलिनेट करके और फिर यूज़ करना, ओशन वाटर को डिसैलिनाइज करके और फिर ड्रिंकिंग वाटर अवेल कराना। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, पानी की वो सस्टेनेबिलिटी, वाटर स्कैर्सिटी को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि एनर्जी स्टोरेज को लेके, एनर्जी एफिशिएंसी, कि कितना आप मशीन को
इतना एफिशिएंट बनाओ जिससे कि लॉसेस मिनिमम हो, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो, ग्राउंड ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, या फिर एनिमल प्रोटीन जो हमारे फूड इनटेक में हम यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो क्या होता है, लाइफ स्टॉक रियरिंग होती है, तो उसमें भी उसका भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर। क्योंकि आप क्या करोगे, लाइफ स्टॉक रियरिंग के लिए पेड़ जंगलों को काटोगे, जंगल काटने के बाद में फिर ग्रेजिंग फील्ड्स क्रिएट करोगे या फिर खेती करोगे फॉडर के लिए, और फिर वो फॉडर के लिए आपने क्या किया, पहले डिफॉरेस्टेशन किया, तो वो इकोलॉजिकली हार्मफुल हो गया। तो इसके लिए इजराइल ने क्या किया, वहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर प्रोटीन रिच, जो ये आप कह सकते हो प्रोटीन रिच कंटेंट जो है वो लेबोरेटरीज में डेवलप करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके के सोल्यूशन जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, जो वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो मिलकर के एनिमल प्रोटीन सब्सटेंसेस को क्रिएट कर रहे हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे मिल्क हो, चाहे एग्स हो, या फिर जो भी हाई प्रोटीन रिच कंटेंट है उसको वो लेबोरेटरीज में डेवलप करने लग गए हैं। इससे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा ही नहीं। अब आप देखो लाइफ स्टॉक रियरिंग में मीथेन गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, राइट। अब आप देख लो, या फिर फॉडर की बात भी करो कि कहीं आपने आग लगा दी, फॉडर में आग लग गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाता है। तो ओवरऑल जब लेबोरेटरीज में ही ये सारी प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, सब्सटीट्यूट हैं, वो रेडी हो चुके हैं, एनिमल प्रोटीन सब्सटीट्यूट, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट या ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल हो गया। क्लाइमेट इनोवेशन की बात भी करें तो इजराइल के पास में अभी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। एनर्जी जनरेशन की जा रही है सी वेव्स से, टाइडल वेव जिनको हम बोलते हैं। इसके अलावा कंप्यूटिंग टूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जिससे कि प्रॉपर एनर्जी मैनेजमेंट हो पा रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी के लिए भी इन्होंने गजब के इनोवेशंस कर रखे हैं। तो ये चीज़ देखो, यहाँ से हमारे पास में क्लियर है कि एक भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि जो इस क्लाइमेट क्राइसिस जैसे सिचुएशन को अकेला हैंडल कर लेगा, है ना। तो ऐसे में सभी को साथ में आना पड़ेगा। नहीं, अगर ये प्लेनेट अगर सेफ नहीं रहा तो ह्यूमैनिटी की भी एबिलिटीज़ अपने आप डाउन होती चली जाएंगी और सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए सही तरीका क्या है, हम सबको साथ मिलकर के काम करना होगा, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एक्सचेंज होना चाहिए, और म्यूचुअल सपोर्ट मिलना चाहिए एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ में, ठीक है। और तो इजराइल और इंडिया दोनों इस चीज़ को लीड कर सकते हैं, जिसमें कि स्टेट ऑफ आर्ट बेस्ड सोल्यूशन, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिस काम हो और जो वाकई में प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सको। तो इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ना, उनको हेल्प मिलेगी कि वो क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सके। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है वही वल्नरेबल है। और कंट्रीज़ में भी कौन से, जो पुअर आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनके पास में कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर सी लेवल राइज होगा तो वो एक एक आइलैंड पे रहने वाले कंट्रीज़ है वो वैसे डूब जाएंगे। तो इनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो, एक और नया डेवलपमेंट आया है, कल ही हमने न्यूज़ तो देख ही ली थी शाम वाले वीडियो में। तो देखो, इसमें ये बताया जा रहा है कि अलाइन टू काबुल, इसमें क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पारित होता है अफगानिस्तान के मुद्दे पर, और इंडिया अपनी मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी के लास्ट दिन ये करता है 31 अगस्त को। और उसमें ये था कि नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एशिया में बन रही है, जिसमें अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया गया है तालिबान के द्वारा। और आप देखो, इस रेजोल्यूशन में तालिबान को एक स्टेट पावर के तौर पे देखा गया है, नॉन स्टेट एक्टर नहीं, स्टेट एक्टर के तौर पे। स्टेट का मतलब सरकार, ठीक है। तो पर यहाँ पर रशिया और चाइना ने तो एब्सटेन कर दिया, बाकी यूएस, फ्रांस और यूके और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिनमें एक इंडिया खुद था, इन्होंने मिलकर के इस रेजोल्यूशन के लिए वोट किया कि जी बहुत ही बढ़िया बात है ये। अब देखो, यहाँ पर ये जो डिवाइड था ना, ये इतना कोई छुपा हुआ नहीं था कि यहाँ पर चाइना और रशिया ने एब्सटेन क्यों किया। देखो, एक बात सिंपल सी है कि जब 1979 में यूएसएसआर का इन्वेजन हुआ था ना अफगानिस्तान में, तो उस इन्वेजन को ख़त्म करने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान का साथ लेकर के मुजाहिदीन लड़ाकों को तैयार करके वहाँ भेजा था। और 1989 लगभग 10 साल बाद में यूएसएसआर वहाँ से भाग गया था। तो रशिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी आ गई है फिर से कि अब एक बार फिर से ड्राइवर सीट की पोजीशन में बैठ सकता है एशिया में, ठीक है। क्योंकि चाइना है, उसकी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। वजह कि चाइना की एक्सेप्टेंस केवल और केवल उसके पैसे की वजह से है, ज़्यादा और कोई है नहीं। पर रशिया जो है वो यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू तो कर ही रहा है। तो अब
जैसे तो तालिबान को रीस्टोर करने की बातचीत हो रही थी ना जब प्रीवियसली, आप मानो इस साल से, ये 2021 से पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए थे अपने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उस टाइम पे, कि जी मैं पूरे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लाऊंगा, उसी टाइम से रशिया ने अपनी एंगेजमेंट तालिबान के साथ रखनी शुरू कर दी थी। और ये था कि कैसे भी करके रीस्टोरेशन हो जाए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का। अब तालिबान को यूज़ करेगा रशिया, ये पॉइंट आ गया है। अब आप देखो कि यहाँ पर दोहा एग्रीमेंट जब हो रहा था तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान ने दोनों ने 2020 में लगभग शुरू हो गया था। तो ये एक तरफ तो दोहा एग्रीमेंट जिसमें मतलब अमेरिका एंगेज कर रहा था तालिबान के साथ में, और बाकी दूसरी तरफ आपको पता है मॉस्को टॉक्स जो कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के लिए थी, उसमें रशिया लीड कर रहा था। तो ये जो पोस्ट यूएस अफगानिस्तान है ना, इसमें अभी 3 मेन प्लेयर्स इमर्ज होकर के आ रहे हैं, अपना रोल अच्छे से प्ले करने वाले हैं। वो है रशिया, पाकिस्तान और बीजिंग, जिसमें अपनी तरफ से इन पाकिस्तान ने तो तालिबान को रीस्टोर करवाने में कोई कमी छोड़ी है नहीं। तो अब इन दोनों कंट्रीज के पास में ऑप्शन अच्छा खासा है। एक तो चाइना तो देखो अपनी तरफ से अपनी सेफ्टी ये चाहता है कि, एक सेफ्टी तो क्या है, एक तो ये हो जाता है कि अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो बढ़ाता चला जाए। तो मेन पॉइंट क्या आ जाता है, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये इन तीनों का कॉपरेशन कोalition जो है वो अब आगे क्या करेगा वो देखो मिड सितंबर में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी दुशांबे में, तब और पता पड़ जाएगा। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। और इंडिया ने पहली बार तालिबान के साथ में अपनी एंगेजमेंट्स को एक क्लियर पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि हम तालिबान के साथ एंगेज करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट भी आ चुके हैं कि दोहा में जो बातचीत हुई है, क्योंकि तालिबान की लीडरशिप के साथ में हमारी ओपनली बातचीत हुई है कतर की कैपिटल में, ठीक है, कल ही बात थी। तो बोला हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंडियन नेशनल्स की सेफली और आप कह सकते हो ना सिक्योरली देश वापसी हो जाए। दूसरा, अफगानिस्तान के जो नेशनल्स हैं, पर्टिकुलरली कौन से, जो माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि हमारे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या था कि हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान जी, अफगानिस्तान और इधर आ गया आपका बांग्लादेश। बोला इन तीनों कंट्रीज़ में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर इंडिया में आती हैं तो उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई। आती है का मतलब जो आई हुई हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर फोकस फिर से लाया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में वो कौन होंगी जी, नॉन मुस्लिम्स। तो उनको बोला हम इंडिया के अंदर आप जल्दी से जल्दी लाएं, इसके लिए तालिबान का कॉपरेशन चाहते हैं। देखो तालिबान के ऊपर इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई एक्सट्रीम या बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि फार एंडेड कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है अपनी तरफ से, पर वही चीज़ है कि इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान की प्रॉस्पेरिटी चाहता है, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हिस्टोरिकल देखो या कल्चरल लिंकेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इंडिया कभी भी वहाँ के सिस्टम को वायलेट या ख़राब नहीं करना चाहता है। वैसे तो आपको पता है कि जो रेजोल्यूशन 1267 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या फिर तालिबान खुद इसको इंक्लूड किया हुआ है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे। ठीक है, 1999 से तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है और साथ में तालिबान सैंक्शन कमेटी भी स्टैब्लिश हुई है। अब आप देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी प्रेसिडेंट इंडिया रहा, अब तो चेंज हो जाएंगे, मतलब कल से कोई दूसरा हो गया है। पर अब आप देखो कि यहाँ पर जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है ना उसका चेयर भी अभी इंडिया ही है। तो इंडिया है ना अब इस कमेटी को जल्दी ही फोल्ड अप करने के लिए कोशिश करेगा कि इस कमेटी में अब चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखें कि रेजोल्यूशन 1267 है ना, ये किससे रिलेटेड था, तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो एक ये आयरनी निकल के आ रही है कि एक तरफ तो तालिबान के साथ हम एंगेजमेंट शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेजोल्यूशन 1267 अभी भी है। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ हम इनको टेररिस्ट मानेंगे क्योंकि कल हमने इनको स्टेट एक्टर बोल दिया, तो अब इनके साथ एंगेजमेंट बिल्कुल बनती है। अब देखो कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर अनक्लैरिटी हो, तो दिल्ली ने बातचीत शुरू की है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी, कहाँ, कितना स्पेस था वो नहीं, बात यह है एंगेजमेंट शुरू हुई है, तो इसके लिए हमें आगे और बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वही अफगानिस्तान वाला मुद्दा ही कंटिन्यू हो रहा है। अफगानिस्तान इजंट लॉस्ट, ये आर्टिकल लिखा राम माधव ने। देखो तालिबान पावर में आ गया है, फिर से मानते हैं, पर अभी भी
बहुत सारे अफ़गानिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तालिबान ने जब 1996 से 2001 के बीच में रूल किया था तो वहाँ पर इनह्यूमन एट्रोसिटीज़ बहुत की थी। वहाँ की जो कल्चर थी उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की थी, चाहे वो बामियान में बुद्धा का जो स्टैचू था उसको डिस्ट्रॉय करना हो, या फिर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको असैसिनेट करना हो, या उनको बैन करना हो, या जो माइनॉरिटीज़ थी उनको सिस्टमेटिकली मैस्करीड कर देना, मतलब उनको मौत के घाट उतार देना। अब आप देखो तालिबान का रूल आता है 2001 तक, तब तक कितना ज़्यादा एट्रोसियस माहौल बना हुआ था। फिर 9/11 अटैक होने के बाद में नेटो फोर्सेस की एंट्री होती है और तालिबान फिर अचानक से अपने छुपने की व्यवस्था करना शुरू कर देता है। और आप देखो कि वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ वाकई में हमें यहाँ पर अब थोड़ी सी चैन की सांस मिलना शुरू होगी, क्योंकि ज़्यादा मुश्किलें किसके लिए थी आपको पता है, एक तो वहाँ के बच्चों के लिए, एक वहाँ के औरतों के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो कि अफगानिस्तान में तालिबान की कितनी लेजिटिमेसी है वो इस चीज़ से क्लियर हो जाती है कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ था 2019 में कि पॉपुलैरिटी वाइज देखा जाए तो तालिबान को कितनी एक्सेप्टेंस है, तो टोटल पॉपुलेशन में केवल 15% पॉपुलेशन ने ही तालिबान को सपोर्ट किया है। बस अभी तो क्या है, इनके हाथ में वेपन है तो उस तरीके से वो हथियार के दम के ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हैं, बाकी जो एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना दिल से, वो वहाँ पर भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर आज की जो सिचुएशन काबुल में बनी हुई है तो इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि यूएसए की शॉर्ट साइटेडनेस, कि यूएसए ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, और दूसरी पाकिस्तान का एक ड्यूबियस रोल, बहुत ही दोगलापंथी एक तरीके की, या फिर आप कह सकते हो कि दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और वाला पाकिस्तान। अब आप देखो कि यहाँ पर टेररिस्ट की जो अप्रोच है, और आज 2001 में क्यों एंट्री हुई थी यूएसए की, वॉर ऑन टेरर शुरू किया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। फिर टाइम जैसे बीतता है तो अलकायदा और आईएसआईएस इनको बहुत हद तक सप्रेस करने में यूएसए और नेटो की फोर्सेस सक्सेसफुल होती हैं। ओसामा बिन लादेन को भी एबटाबाद में आपको पता है मार दिया था फिर बाद में 2011 में। तब यूँ लगा था कि चलो ठीक है, एक बार तो सारा काम हमने कर दिया है। फिर बाद में बराक ओबामा 2013 में प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने बोल दिया कि जी हम कैसे भी करके अब ट्रूप्स को हमारे को विड्रॉ करेंगे, कि हमारा मेन टारगेट था वो हमने ख़त्म कर दिया। पर आप देखो यहाँ पर इसी चीज़ को कंटिन्यू बराक ओबामा के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और उसी चीज़ को कंटिन्यू किया फिर बाद में अभी जो बाइडन ने। पर हाँ ये ठीक है, उन्होंने तो कह दिया था बराक ओबामा ने कि हम जल्दी से जल्दी पुल आउट कर लेंगे हमारे फोर्सेस को, पर वही चीज़ है कि टाइमलाइन एक्सटेंडेड होती रही, वजह कि वहाँ पर तालिबान बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। अब क्या होता है कि तालिबान की जो पकड़ बनी है इसके पीछे दो इक्वेशन निकल के आती है। एक इक्वेशन में तो रावलपिंडी जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जब कभी भी आपके सामने रावलपिंडी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी की बात हो रही है। और अगर इस्लामाबाद की बात हो तो फिर वहाँ पर सरकार की बात होती है, इमरान खान की, या फिर उसमें भी मेन फोकस होता है आईएसआई जो वहाँ की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की। तो इस तरफ से आप देखो कि तालिबान रिकैप्चर कर पाया अपनी पोजीशन को, तो उसमें सपोर्ट लगातार मिल रहा था यहाँ से रावलपिंडी और दूसरा इस्लामाबाद से, इसकी वजह से रिस्टोरेशन हो पाया है। इसके अलावा आगे देखो कि पाकिस्तानी बॉर्डर है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आर्मी है वो लगातार सपोर्ट करने के पीछे नहीं गई। आज तालिबान के पास में वेपनरी की कमी नहीं है, तालिबान के पास में अगर इंटेलिजेंस है तो वो कहाँ से आ रही है, वो सारा पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। अच्छा, तालिबान में क्या वहाँ के लोकल लोग ही हैं अफगानिस्तान के, इस पर भी डाउट है। अब सवाल ये उठा रहे हैं राइटर कि इंस्टॉलेशन तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है तालिबान का, अब ये कितना लॉन्ग लास्ट रहेगा वो एक सिचुएशन देखने वाली रहेगी, क्योंकि तालिबान के पास में सपोर्ट किसका है कि वहाँ पे पश्तून्स है, पठान जिनको हम बोलते हैं पश्तून्स हैं, उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है तालिबान को जितना अभी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जो कि इंडिया के खिलाफ में काम करने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लड़ाके भी तालिबान में अभी काम कर रहे हैं। और जब तालिबान ने ये टेक ओवर किया और ये जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के जो लड़ाके थे, जो पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग इंडिविजुअल्स थे, वो जब रिटर्न आ रहे थे तो उनको बहुत गजब का वार्म वेलकम मिला है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है यहाँ पे कि तालिबान का खुद का अफगानिस्तान में इतनी पकड़ नहीं है, ये तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इसकी वजह से ये इसका री इंस्टॉलेशन हुआ है। अब अगर पाकिस्तान का टाइम देखें और तालिबान की जो लेजिटिमेसी है
उसको चैलेंज करने के लिए अभी भी पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं, जिनमें एक तो अफगानिस्तान की जो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उसका पूरा 100% सरेंडर नहीं हुआ है। अभी तक भी बहुत सारे ऐसे मिलिट्री पर्सनल्स हैं अफगानिस्तान में या डिफेंस सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम तालिबान के अंडर में काम करेंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न रीजन में और पंजशीर जो वहाँ की प्रोविंस है, वहाँ पर भी तालिबान के अगेंस्ट में आवाज़ें उठ रही हैं। ठीक है, तो बात यह आ जाती है कि तालिबान की एक्सेप्टेंस हो चुकी है, ये नहीं कह सकते हाँ पकड़ बना ली, वो बात ठीक है, पर चैलेंजेस भी कम नहीं है। यूएसए ने आज ये जो ANDSF अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, इनको लगभग 100 एयरक्राफ्ट्स देकर के गए थे वो लोग, पर वो एयरक्राफ्ट्स यूजफुल क्यों नहीं रहे, क्यों वो तालिबान के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाए? डर ये था कि अगर तालिबान के खिलाफ में इन एयरक्राफ्ट्स को यूज़ कर लिया जाएगा तो पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स से अटैक कर देगा। तो एक तो ये वजह रही। दूसरी चीज़, रिपेयर टाइम पे नहीं हुआ, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं थी, तो ऐसे में फिर उनको केवल कहते हैं ना कि पार्क करके रख लिया, यूज़ ही नहीं आ पाए वो। तो ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, तो इससे देखो हमारे लिए और दूसरे कंट्रीज़ के लिए बहुत सारी लर्निंग्स हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी कितनी क्या है, इसके पीछे हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरा काम किया है, पर ये लगातार रहेगी ये डाउटफुल है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि पंजशीर वैली में लगातार तालिबान के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई जा रही है और उनको उसको लीड कर रहा है अहमद मसूद। ठीक है, लायन ऑफ पंजशीर। यहाँ पर जो दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दूसरी जो कम्युनिटीज है, वो लगातार सपोर्ट दे रही है। 1990s में जो नॉर्दर्न अलायंस हुआ करती थी, ठीक है, उसी का ये पार्ट आप मान करके चलो। ओके, फिर इसके अलावा जो अशरफ गनी गवर्नमेंट के टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने आप को अभी प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर दिया और वो लगातार इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। उनका नाम है अमरुल्लाह साले। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो कि अभी भी चैलेंजेस तालिबान के लिए कम नहीं है और हर कोई देखो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का रोल क्या है कि पाकिस्तान ने ये तो बोला कि हाँ अफगानिस्तान जो है वो इसकी चंगुल से छूट, इमरान खान की स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान मतलब बेड़ियों से निकल चुका है, जो भी स्लेवरी की बेड़ियाँ थी, गुलामी की बेड़ियाँ थी। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप देख लो किस तरीके के रिजीम की वहाँ पर वकालत की जा रही है, सो कॉल्ड सपोर्टर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पंजशीर प्रोविंस है ना, इसके नॉर्थ में एक और प्रोविंस है जिसका नाम है बदाख्शान। ठीक है, बदाख्शान वाले रीजन से कनेक्टिविटी मिलती है ऊपर तजिकिस्तान से, मतलब यहाँ तजिकिस्तान, यहाँ बदाख्शान और यहाँ पर मान लो पंजशीर। तो अगर बदाख्शान इनके पास में जो ये जो रिबेलियंस है तालिबान के अगेंस्ट में इनके हाथ में रहती है, तब तो देखो आराम से तजिकिस्तान से इनकी जो ज़रूरत है सप्लाई है वो होती रहती है, तो तालिबान के लिए थ्रेट है। पर अभी क्या है, एक तो कि बदाख्शान वाला जो रीजन है, बदाकाशन या बदाख्शान, ये वाला जो रीजन है ये तालिबान के कंट्रोल में आ गया, तो ऐसे में पंजशीर लैंड लॉक हो गया, तो इनको थोड़ा सप्लाई में शॉर्टेज आएगी, तो हाँ सक्सेस थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पर वही बात कि कुछ ना कुछ तो असिस्टेंस इनको डेफिनेटली मिल सकती है। आज देखो चाइना, रशिया, ईरान और यूएस, 4 ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अफगानिस्तान के डेस्टिनी को फाइनलाइज करने में लगे हुए हैं। इंडिया ने जो रोल प्ले किया है ना, देखो वो उसके लिए ज़्यादा अपनी कहता है ना कि ज़्यादा बोली नहीं बोली। ठीक है, रेटिसेंट रहा है इंडिया अपने रोल को प्ले करने में अफगानिस्तान में, तो ऐसे में ज़्यादा फोकस हमारा रहा था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। तो आज के वहाँ के लोगों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वो बात ठीक है कि हम डायरेक्टली फिजिकल बॉर्डर आज के टाइम पे शेयर नहीं करते। वजह क्या है कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है हमारे गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, पर फिर भी वहाँ की जो लिंक है हमारा, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, तो उसको ध्यान में रखें और लोगों की जो आशाएं हैं इंडिया के लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा रोल जो है अच्छे से प्रॉपरली कहते हैं ना कि हाँ प्ले करना चाहिए, जिससे कि हम खुद की सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकें और वहाँ पर भी पीस स्टैब्लिश हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लास्ट में तो देखो आर्म्स एंड द नेशन, इस आर्टिकल में तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो मोटी मोटी बता देता हूँ
कि अगर वायलेंट आउटब्रेक कहीं पर भी होता है, जैसे अफगानिस्तान का भी हमने देखा कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स में, तो वहाँ पर 1 लाख लोगों के ऊपर कितने जनों की डेथ होती है, इससे संबंधित एक स्मॉल आर्म्स सर्वे करवाया गया था जेनेवा में। ठीक है, तो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है रिजल्ट वो देखें तो अफगानिस्तान में 1 लाख लोगों में से लगभग 59.8 लोगों की डेथ हो जाती है। सीरिया में इससे ज़्यादा है, अल सल्वाडोर में इससे भी ज़्यादा है, मतलब अफगानिस्तान के कंपैरिजन में। जबकि इंडिया में या फिर दूसरे और कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर आपको कम मिलेगी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में 1 लाख लोगों पर 40.6 जनों की डेथ हो जाती है जब भी कोई वायलेंट आउटब्रेक होता है। या ब्राज़ील की बात करो तो 36.3 जनों की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर देखो एशियन और यूरोपियन सोशल डेमोक्रेसीज़ में वहाँ पर थोड़ा सा कम है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर जब भी कोई वायलेंट आउटब्रेक होता है तो 1 लाख लोगों पर केवल 3.9 लोगों की डेथ होती है, जबकि पाकिस्तान में ये 5.9 है। जापान, चाइना, इंडोनेशिया, यहाँ पर सिर्फ 1 जने की डेथ होती है। तो एशिया और अमेरिका यहाँ की अगर बात करें तो इतना चेंज क्यों? ठीक है, या फिर जो सिचुएशन अभी बनी हुई है जिसमें आप देखते हो कि एक स्टूडेंट अपने बैग से एक पिस्टल निकालता है और अपने साथ के स्टूडेंट्स को मार देता है, अपने जो साथ के क्लासमेट्स हैं उनको। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे देखो जो ब्रिटिशर्स का रूल था ना, उसी का रिजल्ट है। वो कैसे कि ब्रिटिशर्स ने रूल किया अमेरिका पे। अब अमेरिका में कौन रहने लग गए? जो वाइट्स थे वही वहीं पर सेटल हो गए। तो एक तो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करना, दूसरी चीज़ जो ब्लैक्स थे उनको स्लेव बना करके रखना, उन पे अपनी सुपीरियरिटी बनाए रखना, ये 2 टारगेट्स हुआ करते थे। तो ऐसे में वाइट्स ने अपने हाथ में हथियार रखे और वही वाइट्स अभी वहाँ पर अब अमेरिका में आपको पता है रूल कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या थी? अपने आप में उनको खुद को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए दूसरे जो 2 ग्रुप्स थे, कौन से? एक तो ब्लैक्स और दूसरे अमेरिकन नेटिव्स जिनको रेड इंडियंस बोला जाता है। तो उनके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी इस्तेमाल करने के लिए ये वेपन उनको रिटेन करने के लिए अलाउ किया गया था। जस्ट उलट इंडिया में क्या हुआ था आपको पता है कि हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखने के लिए या हमें दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने खुद को तो वेपन हाथ में दिए, पर जो इंडियंस थे उनके लिए क्या कर दिया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप वेपन नहीं रख सकते। तो हमारे यहाँ पर वाइट्स जो हैं वो सेटल नहीं हुए, इसलिए हमारे यहाँ पर वेपन को रखने की बिल्कुल भी अलाउ नहीं रखा गया, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियरिटी या अपनी जो पावर थी उसको दिखाना चाहते थे। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें या अमेरिका की, वहाँ पर वेपन क्यों रखने दिया जाता है एक छोटे से बच्चे को भी, कि जी वो अपनी सुपीरियरिटी को फिक्स कर सके। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में कॉमन थीम तो एक ही है, पर हमारे यहाँ पर फिर आर्म्स एक्ट आ जाता है एक तो 1878 में, जिसमें कि कोई भी पोजीशन नहीं ले पाता, लाइसेंस लेना पड़ता, बहुत ज़्यादा रिग्रेस स्क्रूटिनी होने के बाद में किसी को भी वेपन मिल सकता था। वैसे तो देखो गांधी जी ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी इसको ख़त्म करने की, है ना, पर ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती है। और आज यही सिचुएशन है कि आप भी अपने घरों में देखो तो वेपन हमारे पास में शायद लकड़ी मिल जाए कोई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। टाइम बीतता चला जाता है और इसी तरीके की हमारी एक ये कल्चर डेवलप होती चली जाती है। तो इसका जवाब मिल गया होगा आपको कि क्यों हम वेपन नहीं रखते हैं घर पे। ठीक है, नहीं उसके पहले तो सब लोग रखते थे, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल रखते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का जो खेल था अमेरिका में और इंडिया में, वो थोड़ा सा हमें समझना था। अब देखो वेपन्स की बात आए तो अमेरिका क्यों अपनी, मतलब एक तरीके से एक रेजोल्यूशन आया था, मैं आपको बताता हूँ, 2013 में एक रेजोल्यूशन आया था, स्मॉल आर्म ट्रीटी। ठीक है, स्मॉल आर्म बैन ट्रीटी 2013 में। उसको देखो अमेरिका ने, जनरल असेंबली में आया था यूनाइटेड नेशन में, इसको अमेरिका ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया इस ट्रीटी से। वजह क्या थी? क्योंकि अमेरिका अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको डाउन नहीं होने देना चाहता। अगर इस तरीके की स्मॉल आर्म बैन नहीं हो जाएंगी, इस तरीके की ट्रीटी साइन होने लग गई, तो फिर अमेरिका का तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। और अमेरिका तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि आज आप देखो कि अफगानिस्तान में सपोर्ट बहुत दिया अमेरिका ने, वेपन बहुत अवेल कराए, पर उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो सपोर्ट का था वो तालिबान के लड़ाकों के हाथ लगा हुआ है, वहाँ पर मिलिटेंट्स के हाथ में लगा हुआ है। जैसे अभी हमने देखा ना प्रीवियस आर्टिकल में कि लगभग 100 अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर थे, पर उनको यूज़ क्यों नहीं किया। ठीक है,
वो बात ठीक है, पर 100 एयरक्राफ्ट वहां पर छोड़ के आए थे। ओके, तो ये चीजें क्या कहती हैं कि अभी तक भी अमेरिका अपनी जो रेलेवेंस है उसको खत्म नहीं होने देगा, एक तो ये। दूसरा, जो वेपन का जो खेल है वो आप अमेरिका की सप्लाई से समझो कि वो अपनी बिल्कुल मार्केट को ख़त्म नहीं होने देना चाहता। अब चाहे फिर वो यमन में हो, यमन में जो आप कह सकते हो जो सिविल वॉर चल रहा है जिसमें बहुत ही रिबेलियंस हैं, उनके हाथ में भी जो वेपन हाथ लगते हैं वो अमेरिकन वेपन ही होते हैं घूम फिर करके। पाकिस्तान को सपोर्ट मिले या पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, वो भी इसी तरीके के वेपन थे जो पहले तो अमेरिका से आ गए और फिर बाद में वहाँ बिक गए। तो ओवरऑल वो तो मार्केट इकोनॉमी पे ध्यान देता है। ओके, चाइना ने देखो वैसे भी ट्रीटी को इसको एम्ब्रेस किया था, ये जो आई थी ना स्मॉल आर्म ट्रीटी 2013 में, तो इसको एम्ब्रेस किया था और इंडिया ने भी इस चीज़ को अपनी तरफ से सपोर्ट किया था। पर इसमें मेन टारगेट क्या था कि चाइना इंडिया और यूएस के बीच में जो कोई भी कन्वर्जेंस आ रही थी ना उसको ख़त्म करना चाह रहा था, उसको रिड्यूस करना चाह रहा था कि यूएस तो ये कहे कि हम इस स्मॉल आर्म ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते और इंडिया बोले कि हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके बीच में एक रिज आ जाएगी, गैप आ जाएगा, और उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था चाइना कि कैसे भी करके डाइवर्जेंस आ जाए। तो ये सारा सिनेरियो है पूरा आर्म्स का। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि फेल्ड स्टेट का मतलब अगर आपको जानना है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी से कंसल्ट करने के बजाय ये देख लो कि लोगों के हाथ में वेपन कितने आसानी से आता है और वहाँ पर पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो कितने अलर्ट हैं, क्या वो चाहते हैं उन गन्स को या इनको रोकने के लिए। ठीक है, तो अमेरिका में देखो ये चीज़ें करने की कोशिशें की भी गई थी आर्म्स को और इनको रोकने के लिए, पर वही चीज़ है वहाँ पर अभी भी सुपीरियोरिटी को अपनी को फिक्स करना, वो एक जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल इशू है, वो कंटिन्यू है। दूसरा, अमेरिका अपने एक्सपोर्ट को नहीं रोकना चाहता, जब अपने यहाँ पर वेपन है, उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब अगर वहाँ पर लोग ही वहाँ पर नहीं रखेंगे अपने बैग में पिस्टल, तो वहाँ पर डिमांड खत्म हो जाएगी, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो मार्केट इकोनॉमी का आप ये देखो। ठीक है, और उसका रिजल्ट ये रहता है कि स्टेट जो हैं वो फेल होते चले जाते हैं। स्पेशली 2 स्टेट की तो बात हम अगर यहाँ पर करें, एक तो है यमन और एक यहाँ पर अब अफगानिस्तान सामने है ही। ठीक है, तो आर्म कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब किसी भी कंट्री को या किसी भी नेशन को सक्सेसफुल अगर होना है तो। ओके, तो इस तरीके से इस डिस्कशन में कुछ चीज़ें थी। अफगानिस्तान वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, 1-2 चीज़ें कुछ ना कुछ नई मिलती रहती हैं। देखो पॉइंट्स आपको कुछ एक ही नोट करने होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा आर्टिकल ही नोट कर लो, राइट। अब उनमें नोट कौन सी चीज़ें करनी है, जो ऑलरेडी रिपीट हो रखी हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ दो। नया कुछ लिख रहा है तो एक पॉइंट लगाओ और की पॉइंट लिख लो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।